श्वेतवन नामक जंगल में बर्फ की चादर बिछी थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल देवदार के पेड़ की घनी शाखाओं में चिड़िया का एक छोटा और प्यारा संसार बसता था। रीमा, उसका पति टुनु चिढ़ा, रीमा की माँ और उनकी नन्ही बेटी चुटकी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में खुशी से रहा करते थे। उनकी जिंदगी सरल थी, प्यार और चहचहाहट से भरी। माँ, आज मुझे बर्फ का गोल गोल लड्डू चाहिए। अरे मेरी प्यारी चुटकी, ये कोई मीठा लड्डू नहीं है, ये तो ठंडी ठंडी बर्फ़ है। हाँ, अगर मेरे टोनू आज जल्दी और ढेर सारा खाना लाएंगे तो तुम्हें मीठा जामुन खिलाऊंगी। मेरी रीमा और चुटकी के लिए मैं तो बर्फ के नीचे से भी दाने ढूंढ लाऊंगा। माँ, आप घोंसले का ध्यान रखना। तुम दोनों चिंता न करो, चुटकी और घोंसले की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम दोनों जल्दी लौटना, मौसम अचानक बदल सकता है। रीमा और टुनु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बर्फ से ढंकी दुनिया में खाने की तलाश में निकल पड़े। रीमा और टुनु दाना ढूंढते हुए जंगल के एक खुले हिस्से तक पहुंचे। तभी उनके पीछे एक चील पड़ जाता है। बर्फ तेजी से गिरने लगी थी। रीमा, भागो, चील। टोनू जी, आप भी तेज कुड़िए, वरना ये चील आपको खा जाएगा। चील ने पहले टुनु को पकड़ा। टुनु ने बहादुरी से विरोध किया, लेकिन चील की पकड़दच मजबूत थी। रीमा तो चील से विनती कर रही थी, पर चील ने पलटवार किया और एक झटके में दोनों को घायल कर दिया। कुछ ही पलों में रीमा और टुनु का जीवन दीप बर्फ में बुझ गया। चील अपने शिकार को लेकर आसमान में ओझल हो गया। शाम गहरा गई, पर रीमा और टुनु नहीं लौटे। रीमा की माँ का दिल बैठ रहा था। तभी जंगल के एक उल्लू ने आकर सारी बात बता दी। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। हाय मेरी रीमा, मेरा टुनु, हम लुट गए। नानी, माँ पापा क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है नानी। मेरी बच्ची, तेरे माँ पापा अब वो तारे बन गए। तू रो मत चुटकी, अब मैं ही तेरी माँ और तेरा बाप हूँ। चुटकी और उसकी नानी रात भर रोते रहे। बर्फबारी और तेज हो गई थी, मानो प्रकृति भी उनके दुख में रो रही हो। आधी रात हो चुकी थी। चुटकी का भूखा पेट उसे सोने नहीं दे रहा था। नानी, पेट में आग जल रही है। बस मेरी चुटकी, मैं अभी आती हूँ। ठिठुरती हुई बूढ़ी चिद्दिया चुटकी के लिए एक दाना ढूंढने घोंसले से बाहर निकली। बर्फ इतनी थी कि रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था। तभी उसने दूर बर्फ में एक विशाल परछाई देखी। वह चील थी, जो शायद शिकार की तलाश में वापस आई थी। हे भगवान, ये फिर आ गया। अगर मैंने शोर मचाया तो चुटकी भी मारी जाएगी। वह तेजी से वापस घोंसले में भागी। चुटकी जल्दी उठ, हमें यहाँ से भागना होगा। वो चील आ गया है। वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वह लोग वहाँ से भागते ही वहाँ पर चील आ जाता है। आखिर सीधे अपने मुंह को घोंसले में घुसा देता है। वह वहाँ पर फंस जाता है। कहाँ गए वो दोनों? मेरी पाकड़ से बच नहीं सकते। ये क्या, मैं तो यहाँ पर फंस गया। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ये घोंसले को तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो चील घोंसले को तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो चील उस घोंसले को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो लोग तो बच निकले, लेकिन अगली बार मैं किसी पक्षी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नानी और चुटकी बर्फ में भटकने लगे। बर्फबारी और हवा इतनी ठंडी थी कि उनके छोटे पंखों में ताकत नहीं बच रही थी। भूख और डर से उनका बुरा हाल था। उन्हें याद आया कि पास के एक पेड़ पर गोरी कौवी और कालू कौवा रहते हैं। बेटी, हम गोरी कव्वी के घर चलेंगे। वो हमारी पुरानी परिचित हैं, ज़रूर मदद करेंगी। वे कालू कौवा और गोरी कव्वी के बड़े सुरक्षित घोंसले तक पहुँचे। गोरी, कालू बेटा, दया करो। चील ने मेरा सब कुछ छीन लिया। चुटकी भूखी है। बस आज की रात हमें अपने घोंसले में पनाह दे दो। रीमा की माँ, ये कौवों का घोंसला है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ चिड़िया की क्या जगह, जाओ यहाँ से। हाँ, और तुम दोनों को यहाँ देखकर चील कहीं हमारे घोंसले पर ही ना हमला कर दे। निकलो यहाँ से। हमारे दुश्मन से बचकर आए हो तो अपनी जान खुद बचाओ। गोरी और कालू कौवों ने बेरहमी से उन दोनों को अपने घोंसले से धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारी नानी और चुटकी फिर से बर्फ में आ गए।
निराश होकर वे दोनों एक पेड़ के नीचे बर्फ में भीगने लगे। ठंडी हवा उनके छोटे से शरीर को जमा रही थी। ऐसा लगा जैसे अब उनका अंत निश्चित है। नानी, ये लोग इतने बुरे क्यों हैं? बेटी, दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। अब क्या करें? तभी जंगल से होते हुए कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे जग्गू के लिए खाना लेकर अपने घर लौट रहे थे। अरे ये कौन? रीमा की माँ और चुटकी, आप दोनों यहाँ बर्फ में? हे भगवान, क्या हुआ रीमा की माँ? तुम तो पूरी तरह जम गई हो। चील, उसने रीमा और टुन्नू को मार डाला। कव्वों ने भगा दिया। अब हम उन मतलबी कव्वों को सबक सिखाऊंगा। अभी लूसी, इन्हें जल्दी से हमारे घर ले चलो। दयालु कबूतर ने बुरही चिद्दिया को और लूसी कबूतरी ने चुटकी को अपने ऊपर बिठाकर और तेजी से अपने गर्म और आरामदायक घोंसले की ओर उड़ चले। कबूतर और लूसी के घर पहुंचकर उन्होंने आग जलाई और बुरही चिद्दिया और चुटकी को गर्माहट दी। लूसी ने तुरंत चुटकी के लिए मीठे जामुन का इंतजाम किया। लूसी मौसी, ये कितने मीठे हैं। खाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। जग्गू, अपनी नई बहन को खेलने के लिए अपना सबसे प्यारा पत्थर दिखाओ। हाँ माँ, आओ चुटकी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कबूतर बेटा, लूसी बेटी, तुम दोनों ने मेरी और मेरी पोती की जान बचाई। तुम देवदूत बनकर आए। माँ जी, हम सब एक जंगल के परिवार हैं। दुख के समय में अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ? जब तक बर्फ का तूफान खत्म नहीं हो जाता, आप आराम से यही रहिए। इस तरह नन्ही चुटकी चिद्दिया और उसकी नानी की जान बच गई। उन्होंने उस बर्फ की रात में दोस्ती और दयालुता की सच्ची रोशनी देखी, जिसने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बर्फ की अगली सुबह नई उम्मीद और भरोसे की धूप लेकर आई। घने बर्फीले जंगल में, जहां देवदार के पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे और हवा में बर्फीली ठंडक थी, एक छोटा सा आशियाना था। यहाँ रीमा चिड़िया, उसका मेहनती पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी छुटकी चिड़िया खुशी से रहते थे। सुबह का समय था। बर्फ धीमी धीमी गिर रही थी। टुन्नू चिड़ा ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उसके भुट्टे की खुशबू बर्फीली हवा में दूर दूर तक फैल रही थी। भुट्टे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा जंगल दीवाना था। टुन्नू चिड़ा भुट्टों को कोयले की अंगीठी पर भूनता, उन पर नींबू और मसालों का जादू करता और पक्षियों को परोसता। आओ आओ, स्वादिष्ट भुट्टा ले जाओ। नींबू और मसाले का स्वाद ठंड में देगा मज़ा। टुन्नू के पास ग्राहकों की लाइन लगी थी। सबसे पहले लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और बेटा कुक्कू आए। टुन्नू भाई, आज तो बर्फ बहुत ज्यादा है, एक भुट्टा जल्दी से तैयार कर दो। मेरे कुक्कू को तुम्हारे हाथ के भुट्टे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ चाचा, वो नींबू वाला खट्टा मीठा मज़ा। ज़रूर कुक्कू बेटा, यह लो तुम्हारा खट्टा मीठा भुट्टा। वाह टुन्नू, तुम्हारी कमाई देखकर मुझे भी खुशी होती है। इस ठंड में भी तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। टुन्नू की सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी, पर यह चमक जंगल के दो ईर्ष्यालु पक्षियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, कलुआ कौवा और उसकी पत्नी गौरी कव्वी। कलुआ कौवा और गौरी कव्वी एक जमे हुए पेड़ की डाल पर बैठे थे। टुन्नू का ठेला दूर से जगमगा रहा था। देखो कलुए जी, उस टुन्नू की कितनी कमाई हो रही है। सारा जंगल उसी के पास जाता है और हम बस भूखमरी के कगार पर हैं। गलत कह रही हो गौरी, अब और नहीं। मैं टुन्नू से ज्यादा स्वादिष्ट भुट्टा बेचकर दिखाऊंगा। ये जंगल मेरा है। पर हमारे पास भुट्टे कहाँ हैं? और टुन्नू जैसे भुट्टे बनाना हमें आता भी नहीं। मेरे पास एक योजना है। कल मैं दूसरे जंगल के भूरा कौवे से मिलूंगा। वो भुट्टे बेचता है। मैं उससे खरीद कर लाऊंगा और भुट्टा ठेला लगाऊंगा। फिर देखना टुन्नू का खेल कैसे खत्म होता है। अगले दिन कलुआ कौवा दूसरे बर्फीले जंगल से भूरा कौवे से थोक में भुट्टे खरीद कर ले आया और टुन्नू के ठेले के ठीक सामने अपना भुट्टा स्टॉल लगा लिया। कलुआ कौवा बड़े आत्मविश्वास से अपने भुट्टे बेचने लगा। ताजे भुट्टे सबसे सस्ते, आओ मेरे भुट्टे खाओ, टुन्नू से बेहतर। चाचा चाची, हमारे ठेले पर आइए। लेकिन ग्राहकों ने उसके भुट्टों को सूंघा और मुंह बनाकर टुन्नू के ठेले पर चले गए। नहीं, कलुआ के भुट्टे में वो स्वाद नहीं है। ये तो सूखे और फीके हैं।
टुन्नू के भुट्टे में असली नींबू और मसालों का जादू होता है। कलुआ कौवा का चेहरा उतर गया। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा, मैंने कहा था, टुन्नू को हराना आसान नहीं है। उसके भुट्टों में कुछ तो खास है। टुन्नू, तुम्हारी यह खुशी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था और बर्फ तेजी से गिर रही थी, कलुआ कौवा ने अपने दिल में दुर्भावना लिए टुन्नू के भुट्टा ठेले को अपने चोंच से बुरी तरह तोड़ दिया। अगली बर्फीली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने ठेले को टूटा हुआ देखकर एक पल के लिए उदास हुआ। ये किसने किया? ये तो हमारी मेहनत का सहारा था। रीमा, यह किसी दुश्मन का काम है, मगर कोई बात नहीं। टुन्नू चिढ़ा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। यह शरीर है तो मेहनत भी है। छुटकी बेटा, अब हम ठेले पर नहीं, सर पर टोकरी रखकर भुट्टा बेचेंगे। चलो, भुट्टों को भूनना शुरू करो। टुन्नू चिड़ा ने टोकरी में भुट्टे रखे और सिर पर टोकरी लेकर बर्फीले जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पक्षी टुन्नू से ही भुट्टे खरीदने लगे। उन्हें टुन्नू की ईमानदारी और हिम्मत पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। टुन्नू भाई, हमें आपका टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत दुख हुआ, पर आपकी हिम्मत को सलाम। हम सब आपके साथ हैं। एक दिन कलुआ कौवा अपने पुराने बर्फीले पेड़ पर अपने दोस्त भूरा कौवे से बात कर रहा था। हाँ, मैंने ही उसका ठेला तोड़ा। मैं इस जंगल का सबसे सफल भुट्टा विक्रेता बनूंगा। उसे कौन सा पता चलेगा? पर अभी भी सब लोग उसी से खरीदते हैं। तुम्हें कुछ और करना होगा। यह सब पास के ही एक बर्फ से ढके झाड़ी में बैठा तोता सुन रहा था। तोते की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये तो बहुत बुरा किया। टुन्नू इतना भला है और ये दुष्ट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तुरंत टुन्नू को बताना होगा। तेजी से बर्फ में उड़ते हुए तोता टुन्नू चिड़ा के पास पहुंचा। टुन्नू, एक भयानक बात सुनो। तुम्हारा ठेला कलुआ कौवा ने तोड़ा है। मैंने अभी अभी उसे भूरा कौवे से बात करते सुना है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे जलता है। कलुआ, मैं जानता था कोई तो है। तोते ने यह खबर जंगल के सभी पक्षियों को सुना दी। लूसी कबूतरी, कबूतर, कुक्कू और सभी पक्षी ये कलुआ की इस नीच हरकत से बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब कलुआ कौवा बड़े आराम से अपना खाली पड़ा ठेला लगा रहा था, तो सारे पक्षी एक साथ उसके पास आए। कलुआ, तुमने टुन्नू का ठेला क्यों तोड़ा? तुमने एक मेहनती पक्षी को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, तोते ने सब सुन लिया है। हम सब जानते हैं कि तुम टुन्नू की कामयाबी से जलते हो। तुमने सिर्फ टुन्नू का नुकसान नहीं किया कलवे, तुमने दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी का अपमान किया है। सारे पक्षी मिलकर उसके ठेले को तोड़ देते हैं। पापा, ये सब हमें सबक सिखा रहे हैं। हमें माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो टुन्नू। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कलुए, मुझे पैसों का नुकसान नहीं, तुम्हारी नीयत का दुख हुआ। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो सब कुछ मिलेगा। कलुआ कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा और इस बर्फीले जंगल में टुन्नू चिड़ा और उसके परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा ईर्ष्या और धोखे से ज़्यादा मजबूत होती है। बर्फीली हवा में एक बार फिर टुन्नू के स्वादिष्ट भुट्टों की खुशबू फैल गई और जंगल में सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो गया। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में एक सूखा घास का घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीणा के साथ रहा करती थी। उनका घर बहुत कमज़ोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। रीमा चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो तो कबूतर के खेत में काम किया करती थी। क्या बात है मीना बेटी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है ना। तुम चिंता मत करो मीना बेटी, कल मैं कबूतर के पास जाकर कुछ उधार पैसे लेकर किसी तरह हमारे घर को मरम्मत करूंगी। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा और उसकी बेटी मीना बहुत डरे हुए थे। माँ, बाहर देखी ना माँ, कितनी जोरों की बिजली गरज रही है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत मीना बेटी, आज रात किसी तरह सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ करती हूँ। किसी तरह मीना तो सो जाती है, मगर पूरी रात रीमा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा चिड़िया केले के पत्तों से अपना घर ठीक कर रही थी। माँ, क्या इस केले के पत्तों से हमारा घर ठीक हो जाएगा? पता नहीं बेटी, किसी तरह आज एक रात बारिश न हुई तो मैं कल सुबह किसी तरह नया घर बना दूंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया सीधा कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरा घर कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैं किसी तरह काम कर कर आपके पैसे ज़रूर से चुका दूंगी। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम और कुछ दिन इंतजार कर सकोगी तो मैं जरूर से तुम्हें पैसे दूंगा। रीमा चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सीधा कलुए के पास जाती है। जाकर कलुए को सारी बात बताने लगती है। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे कलवे भैया? अगर आज रात जोरों की बारिश हो गई तो तुम अपनी बेटी मीना को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना और तुम नया घर बनाने तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलवे भैया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धन्यवाद की कोई बात नहीं रीमा बहन, तुम तो मेरी दोस्त हो। दोस्ती दोस्त का सहायता करते हैं। इस तरह रीमा चिड़िया खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर से जंगल में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा चिड़िया का घर धीरे धीरे से हिलने लगता है। मम्मा, मम्मा देखो ना मम्मा, हमारा घर तो हिल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, अब तो हम लोगों को इस घर छोड़कर जाना होगा। जल्दी से अपना ज़रूर का सामान उठा लो, ये घर कभी भी टूट सकता है। वो माँ बेटी अपना ज़रूर का सामान लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनका घर टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मम्मा देखिए, हमारा घर टूट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मीना बेटी, सीधा कलवे भैया के घर चलो। आज रात हम लोग वहीं पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा कलुए के पास जाते हैं। जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कलुआ कौवा तो आराम से बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ अपने मजबूत से घर में। कलवे भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मेरा घर टूट चुका है। मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। लेकिन कौवा तो छुपता, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काफी देर तक रीमा चिड़िया ऐसे ही पुकारने लगती है। माफ करना रीमा बहन, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रख सके। हाँ रीमा बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आधी रात जोरों की बारिश होगी और तुम्हारा घर टूट भी जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रीमा चिड़िया तो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है और उसे रास्ते में एक पुराना ड्रम दिखाई देता है। माँ देखिए, वो कितना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है। क्यों ना बारिश रोकने तक हम लोग उसमें ही रहे? हाँ मीना बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो माँ बेटी आराम से उसी ड्रम में एक बड़े से छेद करके रहने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो हमारा घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ मीना बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब तो हम लोग बारिश रुकने तक आराम से इसी घर में रह सकते हैं। इस तरह वो माँ बेटी उस ड्रम के घर में बारिश रुकने तक आराम से रहने लगते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। मीना बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से ये कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल,
मुझे तीखा वाला 1 प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर कीकी एक जगह आराम से बैठकर मज़े मज़े से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या? मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कीकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कलुवे जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरीलाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कलुवे जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कलवे अंकल से 1 प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कलुवे के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवे पर कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में रीमा चिड़िया मिल जाती है। रीमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी मैना के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे कीकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कलवे के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी मैना ने भी मोमोज खाया उस कलवे कव्वे से खरीद के। इसका मतलब वो कव्वे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लियोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवे ने मोमोज में क्या मिलावट की। मोमोज खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलुवे, मेरे सुंदर पति कलुवे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कलवे के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक तोते को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। ठीक है रीमा, थोड़ा जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है कलुवे, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कव्वो, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर, चल भाग, यहाँ से हम 2 हैं और तू 1, हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गौरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों का ठेला भी तोड़ देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है।